अरविंदो घोष। अरविंदो घोष आधुनिक भारतीय चिंतन के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो कि भारतीय राष्ट्रवाद की कंसेप्शन को डिफाइन करता है। अरविंद से पहले जितने भी विचारक आते हैं आधुनिक भारत में, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे हमारे विवेकानंद जी हों, मैं उन थिंकरों की बात कर रहा हूँ जो कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से की तुलना में इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचते थे। इसलिए राजा राम मोहन राय का नाम नहीं लूंगा। उन थिंकरों में भी क्लैरिटी नहीं थी भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में। अरविंदो ने उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस थी उसको लॉजिकल कंक्लूजन दिया अपने थॉट में कि भारत एक राष्ट्र है। हालांकि ये विविधता में पिरोया गया है, पर ये राष्ट्र है क्योंकि ये लैंड की एक अपनी स्पिरिचुअलिटी है, हमारी इसकी एक अपनी परंपरा रही है सदियों से, और उसको हमने फॉलो किया। हालांकि हम खुद को एक बड़ी अंपायर के रूप में स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि कम्युनिकेशन के मीन्स उतने डेवलप नहीं थे, इतना इजी नहीं था इतने बड़े लैंड मास को यूनिफाई करना पॉलिटिकल सेंट्रल अथॉरिटी से। और इसके लिए अरविंदो मानते हैं कि हमें एक बाहर से एक आक्रांता फोर्स की ज़रूरत पड़ी। विधि ने हमारे लिए व्यवस्था की और इंग्लैंड आया जिसने हमें फिर से एक कर दिया पॉलिटिकली। परंतु ये कहना कि अंग्रेज ने ही भारत को एक किया, ये गलत बात है। इसकी जो राष्ट्रवाद की जो रूट है वो स्पिरिचुअल है और मच मोर डीपर है, ऐसा अरविंद कहते हैं। और अरविंद कहते हैं राष्ट्रवाद एक कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये रिलीजन है। जैसे इबादत करते हैं हम मजहब की या संप्रदाय की, ये पंथ है एक, इसको फॉलो करना, इसके लिए कुर्बानी करना, इसके लिए सपना देखना, ये पंथ है। अरविंद का मानना है कि जो एम्पायर्स बनी, कोई उनकी हिस्ट्री में इतनी कमांड है, वर्ल्ड हिस्ट्री में अरविंद की, कि वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का एग्जाम्पल देते हैं, टर्की ऑटोमन एम्पायर का जिक्र करते हैं, या प्राचीन समय में रोमन एम्पायर का जिक्र करते हैं। जो भी एम्पायर बनी वो क्यों टूट गई, और जो टूटे वो उससे दोबारा जुड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और आधुनिक समय में जो एम्पायर टूटी वो दोबारा जुड़ नहीं सकी। क्यों? क्योंकि एम्पायर जो है वो एक मैन्युफैक्चर्ड यूनियन थी, जबकि जो नेशन है वो नेचुरल एंटिटी है। जैसे परिवार और समुदाय के आगे जो उसकी एक असर्शन है वो नेचर है, सॉरी वो नेशन है। तो नेशन को वो एक नेचुरल एंटिटी मानते हैं और एम्पायर्स को वो कृत्रिम और फोर्सफुली क्रिएटेड एंटिटी मानते हैं। और वो मानते हैं लॉन्ग टर्म में जो फोर्सफुली चीज़ पैदा की गई, चाहे ब्रिटिश एम्पायर हो, फ्रेंच एम्पायर हो, वो फॉल अपार्ट करेगी। और जो नेचुरल इनहेरेंट जो हमारी नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज है वो टेक ओवर करेगी, ऐसा अरविंद कहते हैं। और अपनी पुस्तक आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में वो बड़ी आगे की बात कर रहे हैं। 1950 में अगर आप पढ़ के देखेंगे, वो बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लिख रहे थे वो, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो डिस्ट्रक्शन होगी, इसमें जो नेशनलिज्म का एक ईगोइस्टिक परसेप्शन जो ले ली है वेस्ट के लोगों ने, उसकी वजह सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद अब उनकी आंखें खुलेगी और आप देखेंगे यूरोप जो है ग्रेटर नेशनल अपना कॉन्टिनेंटल यूनिटी की तरफ बढ़ेगा। मतलब ईयू के बीज उन्होंने देख लिए थे वॉर में, इतने बड़े दृष्टा थे वो, कि वो इतना लड़ेंगे। अब इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि हमें अपने राष्ट्रवाद को रीडिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम एक कॉन्टिनेंट के रूप में एक हो जाए। और यही वो भी मानते हैं कि ग्रेजुअली जब एक बार सारे जो इतर तो गुलाम जगहें हैं वहाँ पर राष्ट्रवाद अपने को लाएगा, तो उस राष्ट्रवाद का अगला जो नेचुरल असर्शन होगा, जो पॉजिटिव असर्शन होगा, वो वर्ल्ड पीस ही होगा, वर्ल्ड यूनिटी ही होगा। पर वो होनी चाहिए फेडरेटेड टाइप, फेडरल सिस्टम, जिसमें ईयू है, अफ्रीकन यूनियन है जो हम देख रहे हैं आज, आसियान है, इस तरह का होगा। वर्ल्ड स्टेट के वो खिलाफ थे कि एक ही एम्पायर बन जाए और वो स्ट्रांग होकर पूरी दुनिया को रेगुलेट करे। उस आइडल को वो स्वीकार नहीं करते। वो फेडरेटेड वर्ल्ड यूनिटी की बात करते हैं कि जहाँ अलग अलग आइडेंटिटी, विविधता में एकता करके जो है विश्व की जो है एक यूनियन बनेगी। तो इस तरह से अरबिंदो हमारे पहले इंटरनेशनल, मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थिंकर भी है, फिलोसफर भी है, जो कि वर्ल्ड यूनिटी के लिए एक फेडरेटेड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन को फोकस करते हैं। ये भी अरविंदो की देन है। और प्रैक्टिकली तो क्रांतिकारी थे ही अरविंदो। जीवन कंट्रडिक्शन से भरा था। उनके पिता उनको पूर्ण रूप से अंग्रेज बनाना चाहते थे, इसलिए बचपन से ही बाहर भेज दिया पढ़ने।
और भारत की भूमि से हर संबंध तोड़ दिए गए। वेस्ट में पले, वेस्ट का कल्चर सीखा, पर फिर वहाँ से भारत माँ की याद आई और वापस आए। वापस आए तो बड़ौदा में एक टीचर का काम किया, प्रिंसिपल का काम किया, और वहाँ पर फिर संस्कृत और दूसरी भाषाओं का, गुजराती और अन्य भाषाओं का अध्ययन किया, बंगाली का, और उससे और गहराई से अपने कल्चर के साथ जुड़ गए। और प्रेजेंट में उस टाइम जो ये लिबरल कांग्रेस की जो को लीडरशिप थी, दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले टाइप, इनको वो नहीं मानते थे। वो मानते थे कि हमें ज़्यादा ज़ोर से अपना असर्शन करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड नाम से जो ये हमारे लिबरल थे उनका आलोचना की और ज़्यादा सशक्त विरोध की मांग की। अपने भाई बारिंद्र कुमार घोष को साथ में लेकर के कलकत्ता में और भारत में अनुशीलन समिति टाइप जो क्रांतिकारी संस्थाएं हैं उनकी स्थापना में प्रयास किया। क्रांतिकारियों से जुड़े, वंदे मातरम के लेखक बने, इंदु प्रकाश में भी उनसे पहले उन्होंने लेख दिए, और काफ़ी उग्र और राष्ट्रवादी वक्तव्य था उनका। और बंग भंग आंदोलन में भी, सॉरी अपने बंग भंग आंदोलन में भी सक्रिय रहे। स्वदेशी और उसकी मांग की उन्होंने। स्वदेशी शिक्षा को फोकस करवाया कि हमें स्वदेशी शिक्षा संस्थान बनाने चाहिए ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो। और उसके पश्चात वो जब अलीपुर केस में गिरफ्तार हुए उसके बाद उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में आया, पर उसके बाद भी वो चिंतक रहे और भारत के संदर्भ में पौंडीचेरी जाकर भी लिखते रहे। अपनी उनकी लेखन केवल स्पिरिचुअलिटी पर ना हो करके विश्व चिंतन पर भी फैलते हैं। और उनकी इतिहास की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही गहरी और फिलोसफिकल है। उनको पढ़ना एक बार में तो आसान नहीं, परंतु यदि हम उनके प्रति एक उनके व्यक्तित्व के साइज को अगर हम समझें तो शायद धीरे धीरे हमें थोड़ा सा अनुमान हो सके कि अरविंदो नाम किस चीज़ का है, क्यों उन्हें महर्षि अरविंद कहा जाता है, ऐसा क्या था उन्होंने। राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए भवानी मंदिर का कॉन्सेप्ट दिया था कि माँ भवानी का मंदिर है और आपको राष्ट्र की बलिवेदी पे अपनी मुंडियों की माला चढ़ानी है, कुर्बानियाँ करनी है, तभी राष्ट्र आज़ाद हो। इस तरह की बात भी अरविंद ने की जब वो उग्र राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। और बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया का फ्रीडम तो होके रहेगा, तो उनका फोकस ये भी था कि इंडिया का मिशन क्या होगा। तो अरविंदो की ये लाइन थी कि दुनिया के बहुत से देश अपने को असर्ट करने के लिए राष्ट्रवाद में जाएंगे, अपने आइडेंटिटी को प्रेजेंट करेंगे, इंडिया भी करेगा, पर इंडिया के जो फ्रीडम है वो केवल इंडिया के लिए नहीं होगा। इंडिया पूरे विश्व में स्पिरिचुअलिटी की जो लॉ है वो जलाएगा। तो इंडिया का फ्रीडम केवल इंडिया के लिए नहीं, विश्व को वर्तमान मेटेरियलिस्टिक कंसेप्शन से स्पिरिचुअल कंसेप्शन की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर पड़ेगी। विश्व गुरु भारत बनाएगा, ऐसा अरबिंदो कहते थे। धन्यवाद।